हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन में। तो आज का ये हम लोगों का ज्योग्राफी का सेकेंड क्लास होगा, जो कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़े थे। देशांतर जो है, देशांतर के मध्य हम लोग क्या देखते हैं, तो देशांतर जो है समय का विभाजक है। यानी देशांतर से हमें क्या पता चलता है, तो समय के बारे में पता चलता है कि किस स्थान पे क्या समय हुआ। यानी हम लोग इससे पहले की क्लास में जो देशांतर देखे थे कि ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो 30 डिग्री का डिस्टेंस होता है, ठीक है, 30 डिग्री देशांतर का, उसमें कितना समय में पार किया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने समय का अंतर है, तो क्या होगा इसका आंसर? 2 घंटे का अंतर है, ठीक है, 2 आवर का डिफरेंस है। और इसी में आपका एक और प्रश्न बनता है कि भारत का जो समय है इसे कैसे निर्धारित किया गया है। तो भारत का समय जो है आईएसटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये जो निर्धारण हुआ भारत में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीचों बीच लाइन जो खींची गई है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज है, इसके पास से जो मिर्ज़ापुर है वहाँ के नैनी से इसे बनाया गया। तो यहाँ पे जो भारत का जो समय गुजरता है ये 5 राज्य से होकर के गुजरता है। तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिसके मध्य से भारत का जो समय है, समय मीन टाइम, वो गुजरता है। तो कौन कौन सा? तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश के बाद है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए ये चला जाता है, आंध्र प्रदेश से निकल जाता है। यानी भारत में जो समय का निर्धारण किया गया है वो आपको उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के नैनी के पास से समय का निर्धारण किया गया है। और वो जो है वो 5 राज्य से होकर के गुजरते हैं। तो वो 5 राज्य कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से है? तो मिर्ज़ापुर के नैनी से। और मिर्ज़ापुर कहाँ पे है? तो प्रयागराज के पास स्थित है मिर्ज़ापुर। और उसके बाद से आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए ये समय जोन जो है पास कर जाती है। तो इस तरह से भारत का जो समय निकाला गया है वो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीचों बीच से समय का विभाजन किया गया है, जिससे कि समय का निर्धारण करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और ये जो समय का निर्धारण किया गया है जो 5 राज्य से होकर के गुजरता है, इसे ये जो है कितने डिग्री देशांतर को माना गया है? तो 82.5 डिग्री देशांतर को, ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर को, जो कि पूर्वी देशांतर है, ठीक है, पूर्वी देशांतर है, इसे भारत का मानक समय माना गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का मानक समय किसे माना गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के नैनी से पास होता है। और कितने राज्य से पास होता है? तो 5 राज्य से होकर के ये क्रॉस करता है। नेक्स्ट है कि देखिए ये तो हो गया हम लोग का राष्ट्रीय मानक समय। अगर यहीं पे प्रश्न पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय किसे माना गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय माना गया है, जो कि लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका ग्लोब है, ठीक है, इसके बीचों बीच से ये हमारा क्या है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर हम लोगों के पास यहाँ पे क्या जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो भारत के ये जो है 5 राज्य से होकर के गुजरती है। इसे भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जिस जोन को क्या कहा जाता है? तो ये जो जोन है इसे आपको उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के नाम से इस जोन को जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत जो है, ठीक है, किस जोन में पड़ता है, तो भारत जो है उष्ण कटिबंध के जोन में पड़ता है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत भारत का निर्धारण किया जाता है। इससे ऊपर तो आपको शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाद फिर शीत कटिबंध आता है। तो शीत कटिबंध जो है सबसे ठंडे इलाके को शीत कटिबंध कहा जाता है। ये आपका शीत कटिबंध हो गया, शीत कटिबंध, ठीक है।
उसके बाद ये आपका उसके नीचे का जो एरिया है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है नीचे वाला एरिया को। क्योंकि भारत शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन भारत का जो हिमालय है ये एरिया विभाजक का काम करता है। हिमालय जो है यहाँ पर, हिमालय के वजह से जो शीतोष्ण कटिबंध का जो ठंडी हवाएं आती है इसे ये रोक देता है, जिसकी वजह से भारत में वो ठंडी हवाएं जो शीतोष्ण कटिबंध का प्रभाव है वो न पड़ करके क्या पड़ता है, केवल उष्ण कटिबंध का प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत को उष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत किस किस जलवायु में पड़ता है, तो भारत जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत के 23.5 कर्क रेखा जो है कितने राज्य से होकर के गुजरती है। तो भारत से 23.5 कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने? तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 8 राज्य है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर ठीक है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए ये निकल जाती है। तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि भारत में जो है गुजरात, ये जो कर्क रेखा है सबसे ज़्यादा इसका विस्तार किस राज्य में और सबसे कम किस राज्य में। तो आपका ये जो है कर्क रेखा की सबसे न्यूनतम लंबाई किस में है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राजस्थान से कर्क रेखा जो है सबसे कम क्रॉस कर रही है। ये जो राजस्थान है यहाँ से कर्क रेखा की रेखा सबसे कम मात्रा में क्रॉस कर रहा है। और अगर यहीं पे हम लोग मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश के लंबाई के तौर पे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को कर्क रेखा छूती हुई निकल रही है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कर्क रेखा जो है भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य को भारत में क्रॉस करती है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो है भारत के मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का विस्तार है। और सबसे कम किस राज्य में है विस्तार? तो सबसे कम विस्तार वाला राज्य राजस्थान है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए कर्क रेखा जो है भारत से बाहर निकल जाती है। तो ये हम लोग देखें कर्क रेखा के संबंध में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहीं पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो अगर भारत की तटीय सीमा की लंबाई पूछी जाए तो पूरे तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर होगी। ठीक है, कितनी होगी? तो 6100 किलोमीटर। अगर यही आपसे पूछा जाए कि तटीय सहित द्वीपों की लंबाई कितनी है, तो तट के साथ साथ जो कि लक्षद्वीप एवं अंडमान के पास जो द्वीप समूह है इन सभी को मिला करके अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 7517.7 किलोमीटर जो है द्वीप और तटीय सारे क्षेत्र को मिला करके इसकी लंबाई होगी। अगर आपसे यहीं पे प्रश्न है कि भारत के तटीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल है, तो अगर भारत के तटीय क्षेत्र में कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य शामिल हैं। ठीक है, और वो 9 राज्य कौन कौन से? तो पहला तो आपका गुजरात होता है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र आ गया, उसके बाद आपको गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इन तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लंबा तटीय क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो सबसे ज़्यादा लंबा तट क्षेत्र के अंतर्गत आपको ये गुजरात आता है। ठीक है, और गुजरात के बाद सबसे छोटा अगर तटीय क्षेत्र वाला राज्य का नाम पूछा जाए तो सबसे छोटा तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। सबसे छोटा राज्य सीमा इसका तट के साथ सीमा बनाता है गोवा। और सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। इस दोनों को हम लोग यहाँ पे देखें कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन सा है? तो गोवा और गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहीं पे देखते हैं कि ये जो गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात के पास जो संकरे समुद्र का भाग है इसे क्या कहा जाता है? इसके दक्षिण के भाग को, इसके पश्चिम के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जो ये गुजरात है इसके पास जो ये संकरा भाग है इसे क्या कहा जाता है? तो ये जो संकरा भाग है दक्षिण की तरफ जो जाता है इसे क्या कहा जाता है? तो खंबात की खाड़ी। ठीक है, आप लोग इसे पढ़े होंगे। ठीक है, खंबात की खाड़ी किसे कहा जाता है? तो गुजरात के जो दक्षिण में पड़ता है संकरे समुद्र का भाग उसे क्या कहा जाता है? तो खंबात की खाड़ी। और यही प्रश्न पूछा जाए कि गुजरात के पश्चिम में स्थित संकरे समुद्र के भाग को क्या कहा जाता है? तो ये जो पश्चिम में भाग पड़ता है, ठीक है, ये एरिया
इसे का क्या कहा जाता है, ये एरिया, इस एरिया को, तो इसी एरिया को कच्छ कहा जाता है, ठीक है, कच्छ। ये भी अक्सर प्रश्न में देखा जाता है कि कच्छ के रण, ये सब क्या है, तो ये गुजरात के पास से जो संक्रिय समुद्र का भाग है, इसे कच्छ का रण खंबात की खाड़ी के नाम से पुकारा जाता है। और एक आता है कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित संक्रिय समुद्र के भाग को क्या कहा जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो संक्रिय समुद्र का भाग है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच संक्रिय समुद्र के भाग को क्या कहा जाता है, तो मन्नार की खाड़ी। इसे भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो उत्तरी बिंदु है उसे क्या कहा जाता है, भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, और पश्चिमी को क्या कहा जाता है, पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसे भी हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे पहले उत्तरी बिंदु को हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है। तो भारत के उत्तरी बिंदु जो है भारतीय तटीय भूमि की, तो इसका उत्तरी बिंदु जो है इसे इंदिराकोल कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी बिंदु को, तो इंदिराकोल कहा जाता है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंदिराकोल जो है वो किस स्थान पे स्थित है, तो सबसे इससे पहले कि पहले वाले समय में जबकि जम्मू कश्मीर भारत का भाग नहीं था, तो इसे पूरे के पूरे को इंदिराकोल कहाँ पे स्थित होता था, तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन चूंकि अब जम्मू कश्मीर और भारत का विभाजन, जम्मू कश्मीर जो है भारत के इस अंतर्गत आ गया है, तो अब इंदिराकोल का पॉइंट कहाँ पे आता है, तो लद्दाख को, ठीक है, लद्दाख में इंदिराकोल को माना जाता है कि इंदिराकोल जो है कहाँ पे स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। अगर यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पूर्वी बिंदु किसे माना जाता है, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश के पास, ठीक है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, इसके पास में ही किबिथु को भारत का उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु कहा जाता है। किसे, तो किबिथु को, ठीक है, किबिथु जो है इसे भारत का पूर्वी बिंदु कहा जाता है। भारत का पूर्वी बिंदु किसे कहा जाता है, तो किबिथु को। किबिथु, और किबिथु कहाँ पे स्थित है, तो ये जो किबिथु है, ठीक है, किबिथु कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश के पास। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी बिंदु क्या है, तो भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गोहार माता होता है, ठीक है। और ये गोहार माता कहाँ पे है, तो गोहार माता जो है आपका गुजरात के पास स्थित है यहाँ पे। और ये जो है गोहार मोती कहिए या गोहार माता कहिए, कहीं कहीं गोहार मोती भी लिखा रहता है, कहीं गोहार माता भी लिखा रहता है। तो ये जो है आपका पश्चिमी बिंदु कहलाता है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात के पास। यहीं पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो दक्षिणतम बिंदु 2 है। अगर आपसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी होगा, ठीक है। और कन्याकुमारी अगर केवल दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, तो ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार के पास जो इंदिरा पॉइंट है, इसे अंडमान निकोबार का सबसे निचला भाग, ठीक है, ग्रेट निकोबार कहलाता है। और यहाँ पे क्या है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि 2004 के सुनामी में डूब गया है। यहीं पे ये प्रश्न में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दक्षिणतम बिंदु किसे माना जाए। तो अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी होगा, और अगर केवल दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।